गुड मॉर्निंग सभी को। चले बताओ कहां तक पहुंचे अपन। तो वो ऑक्साइड वाला टेबल पूरी हो गई, कथन वतन सब लिख लिए, यस या नो? सारे लिख दिए, ठीक है। बताओ अपने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आया था +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। बताइए उच्च ऑक्सीकरण अवस्था या निम्न अवस्था में कैसे होते हैं? क्षारीय। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में अम्लीय और मध्यवर्ती में कैसे? उभयधर्मी। बताओ ये वाले कॉन्सेप्ट किन तीन पर नहीं लगाना है? ZnOCr2O3 और V2O5। क्या पानी क्लियर है? तो ये देखते ही सीधा इनको क्या बोलना है? उभयधर्मी। क्या बोलना है? उभयधर्मी। अगला V2O5 उभयधर्मी है तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके और क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पाद देगा? पता है क्या? VO2 प्लस VO4 प्लस और VO4 -3। अम्ल के साथ कितनी बातें? 2-4। क्षार के साथ 3-4। क्या कहानी क्लियर है? याद हो गया भाई? चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन। अगला अपना जो पार्ट मतलब वो तो कर लोगे हैंडल, आकार या त्रिज्या, या नहीं हो पाएगा? नहीं तो लिख डालो, हेडिंग लगा दो छोटा सा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट अक्सर आता रहता है। आकार या त्रिज्या। तो बाकी सारी बातें मैंने डिटेल में बता दी थी जब अपन ने आवर्त सारणी पढ़ा था, ठीक है। तो बताओ 3D से बड़ा आकार किसका होगा? 4D वालों का। और 4D और 5D का लगभग क्या होगा? समान। कारण क्या होगा? लेंथेनॉइड संकोचन। डायरेक्टली तो काम का पॉइंट है, बोर्ड लिख लो। ये हो जाएगी प्रथम संक्रमण श्रेणी, ये हो जाएगी द्वितीय संक्रमण श्रेणी, और ये हो जाएगा अपने पास तृतीय संक्रमण श्रेणी। ऑनलाइन वालों को बाकी डिटेल में देखना हो तो आवर्त सारणी में देख लेना, सब बता रखा, ठीक है। ऑनलाइन वालों पहली स्लाइड है भाई, ठीक है। तो यहां से एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन, तो आपने को पता है टाई, जर, हाथ। तो सबसे छोटा कौन होगा? टाइटेनियम। और जिरकोनियम और हाफनियम की आकारीय त्रिज्या क्या होगी? लगभग समान, जिसका कारण क्या होगा? लेंथेनॉइड संकुचन। क्या इसमें तो अपन ने डाटा भी लिख रखा है? यस या नो? बताओ जिरकोनियम के लिए डाटा कितना था? जिरकोनियम के लिए डाटा 160 पिकोमीटर और हाफनियम के लिए 159 पिकोमीटर। तो क्या सिर्फ एक ही नंबर का अंतर है क्या? तो क्या इनको लगभग बराबर कह सकता हूं? और कारण क्या होगा? लेंथेनॉइड संकुचन। लिख डालो जल्दी। और एक नीचे और पॉइंट लिख लेना, जिरकोनियम और हाफनियम के भौतिक व रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान। तो एनसीईआरटी लिख रहे हैं। ऑनलाइन वालों पहली स्लाइड है वो। तो लेंथेनॉइड संकुचन तो सबको याद रहता है, एक और भी लिखवाया था कारण, फोरेट कक्षकों का दुर्बल परिरक्षण या आवरणीय प्रभाव, वो भी लिख लेना लगे आप। कारण में लिखना है
पहला लेंथनॉइड संकुचन और दूसरा लिख लेना या करके फोरेट कक्षकों का दुर्बल परिरक्षण या आवरणीय प्रभाव। तो कई जिरकोनियम और हाफनियम, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन बोल रहा हूं। एक ही बर्तन मुश्किल, मतलब आकार लगभग क्या है, समान। तो दोनों को पृथक करना, अलग अलग करना आसान या मुश्किल, क्योंकि इनकी आकार त्रिज्या क्या होती है, लगभग समान। लिख लो वो वाला, एक तो वो पॉइंट लिख लो कि जिरकोनियम व हाफनियम के भौतिक व रासायनिक गुण समान होते हैं। लिखो पॉइंट, जिरकोनियम व हाफनियम के भौतिक व रासायनिक गुण समान होते हैं। जिरकोनियम व हाफनियम के भौतिक व रासायनिक गुण समान होते हैं। अगला पॉइंट लिखना, जिरकोनियम व हाफनियम को पृथक करना मुश्किल है। जिरकोनियम व हाफनियम को पृथक करना मुश्किल है क्योंकि इनकी आकार या त्रिज्या लगभग समान होती है। क्योंकि इनकी आकार या त्रिज्या लगभग समान होती है। भाई ऑनलाइन वालों, ये दिक्कत तो भाई सॉल्व नहीं हो रही है, तो एडजस्ट करना पड़ेगा भाई। अगला है, जिरकोनियम हाफनियम के बारे में हो गया। अगला एक छोटा सा पॉइंट और है, आयनन एंथैल्पी। उसी को अपन कहते हैं आयनन ऊर्जा। द आयनन ऊर्जा का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आवर्त सारणी को याद करें, इलेक्ट्रॉन को हटाना या जोड़ना। क्या अपने आप हट जाता है क्या, अपन बाहर से क्या देते हैं, ऊर्जा, उसी ऊर्जा का नाम आयनन ऊर्जा। तो बताओ, अब यदि मैं आपसे बात करूं स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, तो बताओ अपन कहां चल रहे हैं, लेफ्ट से राइट। बताओ लेफ्ट से राइट जाने पर आकारीय त्रिज्या में कमी या वृद्धि, आकारीय त्रिज्या में क्या होती है, कमी। तो आयनन ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि। तो यहां से पूछा जाता है IE1, IE2 और IE3, कुछ याद आया? बताओ प्रथम आयनन ऊर्जा में कितने इलेक्ट्रॉन हटाने, 0, द्वितीय में 1, तृतीय में 10। तो यहां से पूछा जाता है कि संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी में प्रथम आयनन ऊर्जा किसकी अधिकतम और किसकी न्यूनतम। फिर पूछेगा द्वितीय आयनन ऊर्जा किसकी अधिकतम, किसकी न्यूनतम। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रखा है। चले, तो लेफ्ट से राइट जाऊंगा, तो बताओ जिंक की क्या अधिकतम होनी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर आयनन ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। तो न्यूनतम वालों में तो कोई अपवाद नहीं है, न्यूनतम में हर बार आएगा स्कैंडियम। क्या आएगा, स्कैंडियम, स्कैंडियम, स्कैंडियम। अधिकतम वाले में, फर्स्ट वाले में आता है जिंक। क्या आता है, जिंक। अब मेरे को बताओ, आप याद करो
बताओ द्वितीय आयनन ऊर्जा, आपकी तुलना करनी है कॉपर और जिंक की। किसकी? कॉपर और जिंक की। तो बताओ द्वितीय आयनन ऊर्जा मतलब एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दूं क्या? तो बताओ इससे एक इलेक्ट्रॉन उड़ाऊंगा तो क्या ये D10 बचेगा? होता तो D10S1 है, ये भी क्या है? D10S2। तो बताओ द्वितीय आयनन ऊर्जा है तो क्या एक इलेक्ट्रॉन को उड़ा दूंगा? यहां से भी एक को उड़ाऊंगा तो बताओ यहां तो बच जाएगा S में 1। क्या बच जाएगा? S में 1। जबकि यहां D में कितना बच गया? 10। क्या D में 10 होना पूर्ण पूरित है? और पूर्ण पूरित और अर्ध पूरित से इलेक्ट्रॉन हटाना आसान या मुश्किल? और मुश्किल होते आयनन ऊर्जा ज्यादा। तो बताओ द्वितीय आयनन ऊर्जा जिंक की ज्यादा या कॉपर? कॉपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बताओ इस बार अधिकतम जिंक नहीं आएगा, द्वितीय आयनन ऊर्जा किसकी ज्यादा आएगी? कॉपर। और तृतीय आयनन ऊर्जा फिर से किसकी आ जाएगी? जिंक की। बताओ क्या कहानी क्लियर है? लिख कर लो। हाँ हाँ ये गलत। अब तो ठीक है, चलो लिख कर लो। ये अपना एक क्वेश्चन हो गया। मान ले सर वीडियो अटक रही है, कब तक एडजस्ट करेगी? आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी तो अपन इस नॉर्मल कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। लेंथ नॉट संकुचन के आगे लिखवाया है 4F कक्षकों का दुर्बल परिरक्षण या आवरणीय प्रभाव। इसको अब ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, आवर्त सारणी देखे, आवर्त सारणी में बहुत डिटेल से बता रखा है। आयनन एंथैल्पी कम से कम 2-3 क्लास चला था, तो वहां ये पूरा डिटेल में बताया है। प्रशांत मेरे को पता है भाई वीडियो अटक रही है, बट इसका सॉल्यूशन हो ही नहीं पा रहा। हमारी तरफ से ट्राई चल रही है, बट अब क्या करें? I2 थोड़ा सा चेंज है, बाकी बताओ। प्रथम में दोनों के आंसर सेम है, अधिकतम न्यूनतम, अधिकतम न्यूनतम। सेकंड वाले में बताओ न्यूनतम की जगह तो वही आया है, अधिकतम की जगह कौन आ गया? कॉपर। और यही पूछेगा सबसे ज्यादा। डन मानो? फिर से नहीं बता सकता भाई, आवर्त सारणी में बहुत डिटेल से बताया था। चले अब चैप्टर के बिल्कुल ही लास्ट लास्ट में आ गए अपन। तो लास्ट में आ गए तो आपको एक बार उनको वापस नजर से निकाल दो कि कौन सा मैग्नेट, कौन सा पर मैग्नेट, क्या उनके रंग वगैरह, उस वाले टेबल को आप जल्दी से देख ले सारे लोग। जल्दी से एक बार नजरों से निकाल दो, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ने वाली है। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन में लिखवाऊंगा, बट वो क्वेश्चन मिक्स में है। 2 लाइनें तो डी ब्लॉक की, 2 लाइनें एफ ब्लॉक की। अब एफ ब्लॉक पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं। जैसे एफ ब्लॉक पढ़ा दूंगा, एक क्लास पूरी में सिर्फ क्वेश्चन ही करवाऊंगा। एक बार सारी जनता सोएगा नहीं कोई अब, ठीक है? ऑनलाइन वालों में ये दिक्कत आ रही है, हमें थोड़ी मजा आ रहा है आपको दुखी करने में। नहीं आ रहा भाई। तुम तो ऐसे कर रहे कि हमारी जैसे इच्छा ही नहीं है कि वीडियो सही चले।
हो गया भाई? चले, पक्का मान लो भाई? तो मैं आप पर फॉर्मूले लिखूं तो सब कुछ बता दोगे क्या उनके बारे में? तो बताओ, मैं आपको लिखूं CrO4-2, नाम क्या है? क्रोमेट या डाइक्रोमेट? क्रोमेट। तो इसका कलर कैसा होता है? येलो। कैसा? येलो। ऐसा लिख दो Cr2O7-2। बताओ नाम क्या है? कलर कैसा? क्या ऑरेंज आएगा? अगला MnO4 पर -2 आ जाए, क्या आ जाए? -2। तो मैग्नेट या परमैग्नेट? क्या हरा हो जाएगा? अगला आ जाए MnO4-, मैग्नेट या परमैग्नेट? तो बताओ, अपने को यहाँ पर्पल, अपने को यहाँ क्या ऑक्सीकरण अवस्था सबकी पता है? तो 4 दूनी 8, 2 गए 6, 7 दूनी 14, 2 गए 12, 2 का बाद 6, 4 दूनी 8, 2 गए 6, 4 दूनी 8, 1 गया 7। क्या कहानी क्लियर है? इसके बाद यदि मैं आपको ऐसा लिख के दे दूं तो क्या हैंडल कर लोगे? ये जेड का क्वेश्चन। K2MnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था बताइए। तो क्या प्लस माइनस में तोड़ दोगे या नहीं तोड़ पाओगे? बताओ, जैसे इसको बताओ, एक पोटेशियम पर क्या होता है? प्लस। यहां जितना प्लस आ रहा है उतना ही क्या लगा दे? माइनस। क्योंकि NaCl में अपन यही तो करते हैं, Na पर प्लस तो Cl पर माइनस। क्या यही होता है? अगला बताओ, तो क्या इसको तोड़ दोगे? बताओ, एक पोटेशियम था तो प्लस 1, 2 है तो क्या आएगा? +2। तो इस पर -2। क्या कहानी क्लियर है? कितनों को ये वाली बात समझ में? आगे आपको ऐसा लिखा देगा कि MnO4, फिर उसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि वो मैग्नेट है या परमैग्नेट। क्या पहचान लोगे? तो बताओ, पहला वाला मैग्नेट या परमैग्नेट? बताओ, एक माइनस है तो परमैग्नेट या मैग्नेट? परमैग्नेट। 2 माइनस है तो मैग्नेट। क्या कहानी क्लियर है? तो बता, इसको तो अपन ने बोला पर मैग्नेट, क्या बोला? पर मैग्नेट। इसको क्या बोला? मैग्नेट। साथ में जुड़ रहा है पोटेशियम, क्या जुड़ रहा है? पोटेशियम। तो इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम पर मैग्नेट। इसका क्या होगा? पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट। क्या कहानी क्लियर है? तो यस या नो, आगे यही करना भाई। एनसीईआरटी ऐसे साफ साफ लिख के नहीं देगा, आपको तोड़ना पड़ेगा। क्या तोड़ लोगे क्या? तो बताओ, एक पोटेशियम पर कितना? प्लस, तो यहाँ माइनस। एक पर प्लस तो 2 पर +2, तो यहाँ क्या आएगा? -2। कहानी क्लियर है? तो अपने को अब 2 यौगिक पढ़ने हैं। पहला अपन इसमें पढ़ेंगे, एनसीईआरटी इस नाम से हेडिंग दे रहा है, KMnO4 व K2Cr2O7। KMnO4 और K2Cr2O7। तो ये अब अपन को 2 टॉपिक इसमें पढ़ने हैं, फिर अपना डी ब्लॉक खत्म है। अब देखो, लास्ट ईयर की बात करो तो लगभग डी ब्लॉक से जेट और CUT दोनों में देखे तो सारे टॉपिक कवर हो गए। जैसे अभी जो मैंने जिरकोनियम हाफनियम लिखवाया है, वो भी एक लाइन में आ गया। जो बिल्कुल नहीं छेड़ा गया वो टॉपिक वो ये है, कौन सा? KMnO4 और K2Cr2O7। और क्वेश्चन देने के लिए पॉसिबिलिटी बहुत सारी है इसमें। बहुत सी ऐसी जगह आएगी जहां खुद को आपको लगेगा ये तो क्वेश्चन आना चाहिए। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ने कम से कम इन दोनों को मिलाकर 10 क्वेश्चन दिए। कितने? 10। उसमें 1-2 तो आ गए, CUT 2022, कभी ICR, कभी नहीं। वो 5-6 क्वेश्चन ऐसे बचे जो अब तक किसी एग्जाम में नहीं आए। तो या तो ऐसा हो सकता है कि कुछ टेस्टों में दे दूं, कुछ में लिखवा दूं, ठीक है? और टाइम बचा तो मैं सब कुछ लिखवा ही दूंगा, ठीक है? तो पहले एक बार ये हेडिंग लगा ले, फिर उसमें से वापस हेडिंग लगाना KMnO4। हेडिंग लगाना KMnO4। हाँ, कल के टेस्ट में मैंने पहले ही बता दिया था, जहां तक सैटरडे तक पढ़ लेंगे उसमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक?
स्लाइड तो भाई 7-8 हो गई है। KMnO4 और K2Cr2O7, उसमें से इन दोनों में से पहला वापस एक हेडिंग लगा ले, KMnO4। और ये सारी चीजें मैंने आपको पहले कवर करवा रखी। ये जितनी बातें मैंने लिखी है तो सारी बातें मैंने कवर करवा ली। तो अभी जस्ट बोला इस पर क्या आएगा प्लस, तो इस पर माइनस। तो इस वाले का अपन नाम जानते हैं, बताओ। इस वाले को मैग्नेट, पोटेशियम जुड़ गया तो पोटेशियम परमैंगनेट। सुनना लिखना आपको ये स्लाइड, तो नाम क्या होगा, पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम मैग्नेट। नाम क्या होगा, पोटेशियम मैग्नेट। क्या मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या बता दोगे, 4 दूनी 8, 1 गया 7। क्या यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था आ गई तो क्या डी के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो यहाँ मैग्नीज किस ऑक्सीकरण अवस्था में होगा, +7। इनडायरेक्टली मैं कहना चाह रहा हूं कि यहाँ अपना मैग्नीज होगा +7 में, किसमें होगा, +7। तो क्या डी के इलेक्ट्रॉन बता दोगे, तो डी में कितना आएगा, 0, एस में 0, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन हटाने, कितने हटाने, 7। 2 एस से गए, 5 डी से गए, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। डी में 0 तो अयुग्मित कितना, 0। तो बता अयुग्मित 0 आ गया तो अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय तो कैसे होते, रंग ही, कैसे, रंग ही। बट इसका अपन को कलर पहले से पता है, और इसका रंग कैसा आएगा, पर्पल। कैसा आएगा, पर्पल। और रंग आने का कारण डीडी संक्रमण या आवेश स्थान, रंग आने का कारण क्या होगा, आवेश स्थानांतरण। जितना जल्दी हो सके उतना लिखिए, मैं हटा रहा हूं ये सारी बातें। तो अगले वाले चैप्टर में मतलब पोटेशियम को आप हिंदी में पोटेशियम लिखो और इंग्लिश में लिखो, कोई खास फर्क पड़ेगा क्या। हिंदी में आप हिंदी वाले वर्ड यूज कर लोगे, इंग्लिश में एबीसीडी यूज कर ली। तो अगले वाले चैप्टर में इंग्लिश नाम ही लिखवाऊंगा भाई। एक इसमें वो पॉइंट ऐड कर देना, चुंबकीय व्यवहार, कि अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय। चैप्टर को गोट लेना ढंग से। मिनिमम 3 क्वेश्चन जेट में आएंगे और 3 ही क्वेश्चन कहां पर, सीयूटी में, और 6 क्वेश्चन का मैटर है आपके पास।
और पैराग्राफ आ गया तो सीधे 5 क्वेश्चन। ठीक है, सारी जनता देख लेना, नाम बोल रहा हूं, बताओ नाम क्या लिखा? पोटेशियम मैग्नेट या परमैग्नेट? पोटेशियम परमैग्नेट। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी? +7। डी के इलेक्ट्रॉन कितने? 0। मतलब डी में 0 है तो अयुग्मित भी 0। अणु या प्रतीक? प्रतीक। रंग कैसा? पर्पल। रंग आने का कारण आवेश स्थानांतरण। डने कहानी? चले, अब थोड़ा सा मेरे को बताओ, अपने वो रेडॉक्स वाला सिस्टम याद है? भाई थोड़ा एक्टिव हो जाए अब सारी जनता। रेडॉक्स वाला सिस्टम याद है? बताओ, ऑक्सीकरण संख्या में हो गई वृद्धि। क्या हो गई? वृद्धि। तो ऑक्सीकरण या अपचयन? वृद्धि हो गई तो ऑक्सीकरण या अपचयन? ऑक्सीकरण। और कमी हो गई तो अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ हो गया तो क्या रेडॉक्स बोल दूंगा? और अलग अलग तत्वों का रेडॉक्स ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है, और एक अभिक्रिया में एक ही तत्व का ऑक्सीकरण और एक ही का क्या हो रहा है? अपचयन। तो क्या एक ही का अपचयन और एक ही का ऑक्सीकरण कुछ स्पेशल था? उसका नाम क्या रखा था? विषमानुपातन या असमानुपातन। क्या वो वाली चीजें याद है? अब एक चीज और आपको बता रहा हूं, मैं आपको यदि कोई यौगिक दे दूं, क्या दे दूं? यौगिक, और उसमें कोई तत्व अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाए, तो आपने कभी नाम सुने होंगे ऑक्सी कारक और अपचारक। क्या ये नाम सुने? अब मैं एक एग्जांपल भी ले लूंगा, उसको समझ में भी आ जाएगा। तो कोई यौगिक आपको मिल जाए, वो एग्जाम वाला खुद देगा, उसमें यदि किसी तत्व की आपने निकाली ऑक्सीकरण अवस्था, क्या निकाली? ऑक्सीकरण अवस्था, और वो ऑक्सीकरण अवस्था उस तत्व की कौन सी आ गई? उच्चतम। तो वो जो यौगिक है वो किसकी तरह काम करता है? ऑक्सीकारक। किसकी तरह काम करता है? ऑक्सीकारक। तो क्या इसको देखकर अपचायक की परिभाषा बना सकते हो? यस या नो? यदि कोई यौगिक है, उसमें क्या है? कोई तत्व अपनी उच्चतम या न्यूनतम? न्यूनतम में आ गया तो ऑक्सीकारक या अपचायक? अभी मेरे को अपचायक से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, मेरे को जरूरत है ऑक्सीकारक। क्या है? ऑक्सीकारक। तो मेरे को बताओ, ये जो मैंने अभी KMnO4 लिखा है, उसमें बताओ क्या मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था बता दोगे? क्या मैंने आपको यौगिक दे दिया, उसमें किसी एक पर्टिकुलर तत्व, जैसे मैंने बात करी मैग्नीज, किसकी बात करी? मैग्नीज। क्या मैग्नीज यहां अपने उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में है? बताओ स्कैंडियम का उच्चतम कितना? ऐसे स्कैंडियम +6, टाइटेनियम +4, वेनेडियम +5, क्रोमियम +6, मैग्नीज +7। क्या इस दिए गए यौगिक में ये जो अपना मैग्नीज है, क्या अपने उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में आ गया? क्या यहाँ पर ये मैग्नीज +7 में है, जो कि मैग्नीज की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है? तो क्या इसको ऑक्सीकारक बनने में कोई दिक्कत है क्या? तो बताओ KMnO4 किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीकारक। किसकी तरह? ऑक्सीकारक। तो बताओ ये लाइन कहीं लिखवाऊं क्या? रेडॉक्स पढ़ोगे तभी ये, कोई दिक्कत नहीं, वहां आ जाएगी, या आप चाहो तो मैं लिखवा दूं, तो लिखो, नोट लगाओ, पूरी लगाओ नोट, जो इच्छा होगी लिखो। किसी दिए गए यौगिक में, किसी दिए गए यौगिक में, किसी दिए गए यौगिक में यदि कोई तत्व, किसी दिए गए यौगिक में कोई तत्व, दिए गए यौगिक में कोई तत्व अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में हो तो, कोई तत्व अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में हो तो, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में हो तो वो यौगिक ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक या करके लिखना, ऑक्सीकरण कर्मक,
ऑक्सीकारक या ऑक्सीकरण कर्मक, देख लेना वर्ड ऊपर लिखा है, इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीकारक या ऑक्सीकरण कर्मक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। लाइन सेट तो बैठ गई ना भाई, सही तो है। एक बार दिखाओ क्या लाइन लिखो मैंने। यदि कोई यौगिक में कोई तत्व अपने उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में हो तो वो यौगिक ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण कर्मक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो बताओ ऑक्सीकारक के साथ उसका उल्टा बोलूं तो क्या बन जाएगा? अपचायक। उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? अपचयन कर्मक। क्या होगा? अपचयन कर्मक। तो वो भी लिख लेना कहीं ऊपर। अपचायक का एक दूसरा नाम होता है अपचयन कर्मक, अपचयन करने वाले। तो ये कहीं ऊपर लिख लेना, अपचायक या अपचयन कर्मक। आगे जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब ये नाम आएंगे। तो मेरा फाइनल ये टारगेट था कि आपको ये बात समझ में आ जाए। बताओ KMnO4 में क्या मैग्नीज अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में है? तो बताओ उच्चतम वाले किसकी तरह काम करते हैं? ऑक्सीकारक। अब अपने काम की चीज लिख लो। KMnO4 में अगला पॉइंट, KMnO4 में मैग्नीज अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, KMnO4 में मैग्नीज अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, मैग्नीज अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था बताओ कितनी होती है? ब्रैकेट में लिख लो +7। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था ब्रैकेट में +7 में है, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 में है। अतः यह अम्लीय, क्षारीय, अम्लीय क्षारीय व उदासीन माध्यम में, अम्लीय क्षारीय व उदासीन माध्यम में, अम्लीय क्षारीय व उदासीन माध्यम में ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करेगा। अम्लीय क्षारीय व उदासीन माध्यम में ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करेगा। अब देखें यहां पर, समझना पहले पॉइंट को, इस चीज को, ऑक्सीकारक वाले पॉइंट को मैं फिर से बाद में ले आऊंगा। मान लें आपके पास 100 ग्राम NaCl है। क्या है? NaCl। और एक और है 100 ही ग्राम आपके पास KMnO4 है। क्या है? KMnO4। 100 ग्राम NaCl नमक को भी आप पानी में घोल रहे हो और 100 ग्राम KMnO4 को भी आप कहां घोल रहे हो? पानी में। NCERT का पॉइंट सुनना। 100 ग्राम में से मान ले नमक जैसे आप 100 ग्राम पानी में डाला, 80 ग्राम जल में घुल गया। तो बताओ, सोना मत भाई, फिर बातें समझ में नहीं आई। कितना था आपके पास? जैसे पानी में डाला कितना घुल गया? 80 ग्राम। तो बताओ ज्यादा घुल गया या ज्यादा बच गया? तो बताओ नमक जल में बहुत अधिक विलय है या बहुत कम? 100 में से क्या लगभग खत्म हो गया? तो क्या नमक पानी में बहुत ज्यादा विलय है? और यदि आप 100 ग्राम KMnO4 को पानी में डालते हो तो 6.4 ग्राम ही
जल में विलय होता है। 6.4 गार्मी जल में क्या होता है, विलय होता है या घुल जाता है। क्या हो जाता है, घुल जाता है। तो आपने डाला कितना था, 16, गुला कितना 6.4। तो क्या KMnO4 जल में बहुत अधिक विलय है या जल में बहुत कम विलय है। लिखो अगला पॉइंट एनसीईआरटी का। KMnO4 जल में बहुत अधिक विलय, जल में बहुत अधिक विलय। हाँ हाँ, आप तो लाइन लिखो जो एनसीईआरटी लिख रहे हैं, जैसा लिखवा रहा हूं वैसा लिखो। KMnO4 जल में बहुत अधिक विलय, बताओ क्या लिखो, है या नहीं है। जल में बहुत अधिक विलय नहीं है, जल में बहुत अधिक विलय नहीं है। ब्रैकेट में लिख लो 100 ग्राम में से 6.4 ग्राम, समझ जाओगे क्या। 100 ग्राम डालोगे तो कितना घुलेगा, 6.4 ग्राम। 100 ग्राम में से 6.4 ग्राम ही विलय होता है। तो आप कथन को सही से पढ़ना। क्या KMnO4 जल में बहुत अधिक विलय है, बहुत अधिक या बहुत कम। 100 में से कितना घुलेगा, 6.4 ग्राम। क्या कहानी क्लियर है। अगला फिर से एनसीईआरटी का पॉइंट लिखो। लिखो KMnO4 KClO4 ऊपर लिखा है देखिए, KMnO4 KClO4 के साथ, KMnO4 KClO4 के साथ सम संरचनात्मक है। KClO4 के साथ सम संरचनात्मक है। चले, अब आप लोगों से उम्मीद करूंगा, क्या इसको आयनों में तोड़ दोगे, जैसे अपन Na+ और Cl- ऐसे तोड़ते, क्या इनको तोड़ दोगे क्या। बताओ इस पर क्या आएगा, प्लस, तो इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस। तो क्या यहां से मेरे पास MnO4 माइनस आया, तो बताओ यहां से क्या आएगा, ClO4-। आपको याद हो तो मैंने इनके डायग्राम बनाए थे, क्या बनाए थे, डायग्राम। तो बताओ जितने माइनस उतने ऑक्सीजन सिंगल या डबल, सिंगल। तो क्या दोनों की संरचना बना लेंगे। आ जाए यहां पर दोनों की संरचना बनाते हैं। बताइए, एक मैग्नीज है, 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4। एक क्लोरीन, 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4। बताओ कितने माइनस है, एक माइनस है, तो ये क्या बनाएगा, सिंगल। बाकी वाले क्या बनाएंगे, डबल। एक माइनस है, ये क्या बनाएगा, सिंगल। ये क्या बनाएगा, डबल। क्या दोनों की संरचना बिल्कुल समान दिख रही है। बताओ संरचना की बात करूं, किसकी बात करूं, संरचना। क्या ये चतुष्फलकीय दिख रही है। बताओ ये भी कौन सी, चतुष्फलकीय। तो बताओ दोनों की संरचना समान है, इसलिए एनसीईआरटी लिख रहा है सम संरचनात्मक। क्या लिख रहा है, सम संरचनात्मक। जिनकी संरचना क्या हो, समान, उन्हें क्या कहते हैं, सम संरचना। जल्दी से लिख करो। आप ही बताओ, इस चैप्टर से मेन एग्जाम में कुछ बाहर जा सकता है क्या, किसी हालत में नहीं जाएगा। मैं जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़े हुए।
अभी स्टार्टिंग में तो पूछ रहा है कि मैं ये कर लूँ तो मेरा ये एग्जाम निकल जाएगा क्या? ये एग्जाम, ये बात है अभी नहीं, बिल्कुल लास्ट में पूछी जाती है जब सिलेबस खत्म हो जाए भाई। अभी तो जो चल रहा है उसको सिर्फ पढ़े भाई, बार बार रिवीजन करें। तो मैं बोल दूं कि मेरा वाला छोड़ के, मेरे वाला टॉपिक छोड़ दो तो जेट निकल जाएगा, तो वो भी गलत है। मैं कहूँ मेरा वाला छोड़ दो तो सीयूटी निकल जाएगा, वो भी गलत है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो आने ही, एग्जाम में नहीं आते क्वेश्चन तो हम पढ़ाते नहीं। पता ये वाली बात समझ में आ गई क्या? तो तब दोनों समसंरचनात्मक क्यों है? क्योंकि दोनों की संरचना कौन सी है? चतुष्फलक की है। डन है? अच्छा, अब उस वाले पॉइंट पर आ रहा हूं मैं, ऑक्सीकारक और अपचायक। ये मैं आपको चीजें बता रहा हूं, तो एक बार तो मैं आपको समझा दूं कि ऑक्सीकारक अपचायक कैसे पहचानना है। लिखना मतलब सारी जनता देखना, थोड़ी देर कुछ मत लिखना, क्योंकि आगे बिल्कुल अपने को ऐसा ही काम करना है। आपको किसी एंगल से नहीं लगेगा कि आप डी ब्लॉक पढ़ रहे हो या रेडॉक्स पढ़ रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि अपन डी ब्लॉक को तो बोल गए और क्या पढ़ रहे हैं? रेडॉक्स। बिल्कुल वही सिस्टम चलने वाला है और यही सब चलने वाला है। तो बिल्कुल पहले एग्जाम्पल को ढंग से देख ले। पीछे वाले भाई एक्टिव, क्या सबके ऑक्सीकरण अवस्था बता दोगे? एक्टिव है। 4 दूनी 8, एक गया 7, 2 प्लस 2 या माइनस 2? प्लस 2। यहाँ कितनी? प्लस 2। यहाँ कितनी? प्लस 3। क्या तुलना कर लोगे क्या? मैग्नीज की तुलना मैग्नीज से और आयरन की तुलना आयरन से। क्या कर लोगे क्या? बताओ, प्लस 7 से किसमें गया? प्लस 2। ऑक्सीकरण संख्या में कमी या वृद्धि? ऑक्सीकरण संख्या में कमी। कमी वाला ऑक्सीकरण या अपचयन? अपचयन। क्या कहानी क्लियर है? अगला, प्लस 2 से कहां गया? प्लस 3। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि या कमी? वृद्धि। वृद्धि वाले को कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। तो ऐसा आपको यदि आपने इतना पहचान लिया तो इनडायरेक्टली आपने ऑक्सीकारक और अपचायक को भी पहचानना सीख लिया। ये काम कर लिया था। जिसका होता है ऑक्सीकरण, क्या होता है? ऑक्सीकरण। वो काम करता है अपचायक की तरह। किसकी तरह? अपचायक की तरह। और जिसका होगा अपचयन वो काम करेगा ऑक्सीकारक की तरह। किसकी तरह? ऑक्सीकारक की तरह। उल्टा आंसर देना। ऑक्सीकरण वाला किसकी तरह? अपचायक। और अपचयन वाला किसकी तरह? ऑक्सीकारक। पूरी केमिस्ट्री में आप ये लगा सकते हो, कोई अपवाद नहीं है इसमें। तो कर लोगे क्या? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अपचायक की, बताओ ये अपचायक बना। अपचायक की ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि या कमी? अपचायक की ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होती है? वृद्धि। तो बताओ, ऑक्सीकारक की ऑक्सीकरण संख्या में कमी। क्या कहानी क्लियर? नाम से पता है, ऑक्सीकारक दूसरों का ऑक्सीकरण करने वाला। दूसरों का ऑक्सीकरण करने वाला क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक। तो बताओ, यहां से अपने को एक बात पता चली कि यदि किसी को ऑक्सीकारक बनना है, क्या बनना है? ऑक्सीकारक। तो बताओ, खुद की ऑक्सीकरण अवस्था में कमी या वृद्धि? कमी। और दूसरों की वृद्धि। तो यहां से मेरे को एक चीज पता चली कि ऑक्सीकारक वो होते हैं बताओ, ऑक्सीकारक खुद की और दूसरों की। तो खुद की ऑक्सीकरण संख्या में कमी या वृद्धि? ऑक्सीकारक वही होते हैं जो खुद की ऑक्सीकरण अवस्था में क्या करते हैं? कमी। और दूसरों की ऑक्सीकरण संख्या में क्या करते हैं? वृद्धि। वही क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक। क्या इसको देखकर अपचायक की परिभाषा बता दोगे?
बताओ अपचायक खुद की ऑक्सीकरण अवस्था में क्या करते हैं? वृद्धि, दूसरों की कमी। क्या कहानी क्लियर है? अब मैं कह रहा हूं, आप जब रेडॉक्स पढ़ने जाओगे तो आपको 1% चीज नई नहीं मिलेगी। जो था मैंने सब बता दिया। तो पहला स्टेप होता है ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना, तो 4 दूनी 8, ये सारा अपन ने कर लिया। सेकंड आता है कि कौन से विक्रिया रेडॉक्स है या रेडॉक्स नहीं है, तो क्या वो ऐसे अभिक्रिया आ जाए तो अपन पहचान सकते हैं? यस या नो? तो पहचान लिया। और एक नाम आता है असमानुपातन या विषमानुपातन, तो क्या वो भी अपने को आता है? एक ही का ऑक्सीकरण और एक ही का अपचय, तो क्या विषमानुपातन भी हो गया। और नेक्स्ट स्टेप आता है कि कौन सा ऑक्सीकारक और कौन सा अपचय। तो बताओ अपने को, मेरे को इससे काम है अभी, तो ऑक्सीकारक खुद की ऑक्सीकरण संख्या में क्या करेंगे? कमी, और दूसरों की क्या करेंगे? वृद्धि। तो लिखना चाहोगे? ये लिख लो, पहले लिखोगे फिर अलग हट जाएंगे टॉपिक से। हाँ, ये वाला, ये ऑक्सीकरण अपचयन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान रखना, जब भी पूरी केमिस्ट्री में जिसका होगा ऑक्सीकरण, क्या हो गया? ऑक्सीकरण। तो ये +2 से कहां गया? +3। जब भी जिसका भी होगा ऑक्सीकरण, वो हमेशा किसकी तरह? अपचायक। मतलब आपको इसको ध्यान में रखना, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक वो बनते हैं, अभी जो मैंने परिभाषा लिखवाई, बताओ ऑक्सीकारक क्या होते हैं? खुद की ऑक्सीकरण अवस्था में क्या करते हैं? कमी, दूसरों की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। तो देखिए, बताओ इसकी खुद की ऑक्सीकरण की अवस्था में क्या होगी और आगे वाले की ऑक्सीकरण संख्या में क्या कर दी, तो ये किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीकारक। और अपचायक इसका जस्ट उल्टा। तो ये लिख रहे हो, ये लिखोगे? हाँ, तो लिख डालो। आपको नोट से आपको हैंडल करना बैठिए। तो अभी अब चलने वाले आगे 2 क्लास है, सब काम आपको यही करना है। आपको यही मैं पूछूंगा, ऑक्सीकारक क्या होते हैं? तो खुद की ऑक्सीकरण अवस्था में क्या करते हैं? कमी, और दूसरों की क्या करते हैं? वृद्धि। रेडॉक्स सुशील सर आपको लगभग पढ़ाने आएंगे, और वो पढ़ाने आएंगे तो आपको कुछ नया नहीं मिलेगा, ये गारंटी, सब बता दिया भाई। तो ऑक्सीकारक का एक दूसरा नाम ऑक्सीकरण कर्मक भी है। अपचायक का एक दूसरा नाम क्या है? अपचयन कर्मक। तो वो सब लिखवा दिया मैंने, ठीक? चेंज कर लूं? जब पूरी केमिस्ट्री में जिसका होता है ऑक्सीकरण, वो किसकी तरह काम करेगा? अपचायक। और जिसका अपचयन, वो किसकी तरह? ऑक्सीकरण। चेंज कर लूं? अब ये वाला जल्दी लिखो, ये अपने काम का है। अब ये एनी टाइम आपको याद रहना चाहिए। मैं पूछूंगा ऑक्सीकारक होते क्या है, तो ऑक्सीकारक खुद की ऑक्सीकरण अवस्था में कमी और दूसरों की क्या करते हैं? वृद्धि। साफ कह रहा हूं मैं, एफ ब्लॉक मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है? नहीं तो मेरे पास टाइम कम बचेगा। 14 क्लास से मिली थी मेरे को लगता है, या 12 ही मिली थी। आगे एक चैप्टर और है अभी अपने पास, काफी बड़ा चैप्टर है, 15 क्लास से है। चेंज करूं तो आगे आ जाए, तो ये चीज थोड़ा एक्टिव हो जाए अब सारी में। ऑक्सीकारक पूछूं तो ये आंसर कर लोगे? बताओ, मैं पूछूंगा ऑक्सीकारक खुद की ऑक्सीकरण अवस्था में क्या करता है? कमी, और दूसरों की वृद्धि। अब बताओ, खुद की ऑक्सीकरण अवस्था में कमी कर रहा है, तो खुद का अपचयन करेगा या ऑक्सीकरण? अब तो बताओ, ऑक्सीकरण अवस्था में कमी होना क्या होता है? अपचय। तो ऑक्सीकारक खुद का तो करते हैं अपचय, दूसरों का क्या करते हैं? ऑक्सीकरण। क्या कहानी क्लियर है?
अपने को ये माइंड में रखना है, कमी और वृद्धि। अब आ जाए, ये जो अपना MnO4 माइनस है, क्या है MnO4 माइनस, इसको यदि 3 विलियन मिल जाए, अम्लीय, उदासीन, और एक मिल जाए अम्लीय माध्यम, सॉरी क्षारीय, कौन सा, क्षारीय। इंग्लिश नाम से बहुत बढ़िया जुगाड़ बन जाएगा। अम्लीय को इंग्लिश में कहते हैं एसिडिक, क्या कहते हैं, एसिडिक। उदासीन को कहते हैं न्यूट्रल, क्या कहते हैं, न्यूट्रल। और बेसिक को बोलते हैं, उदासीन को, सॉरी क्षारीय को बोलते हैं बेसिक। तो इनका पहला पहला वर्ड ले लें, यहां से मैं ए ले रहा हूं, यहां से एन ले रहा हूं, और यहां से क्या ले रहा हूं, बी। तो ए एन बी क्या हो जाएगा, ए एन बी। पता ए से क्या मतलब होगा, एसिडिक, एन से न्यूट्रल, बी से बेसिक। तो यहां जो उत्पाद बनते हैं, यहां जो क्या बनते हैं, उत्पाद, उनमें ऑक्सीकरण अवस्था आती है 2 4 6। कितनी आती है, 2 4 6। तो अपने को उत्पाद याद हो गए। बताओ ए एन बी, तो माध्यम पता चल गया। ए का मतलब एसिडिक, एन का मतलब न्यूट्रल, बी का मतलब बेसिक। तो बताओ ऑक्सीकरण अवस्था क्या रहेगी, 2 4 6। CUT 2023 के क्वेश्चन, ढंग से देखना ही वाला। तो यहां मैग्नीज चला जाएगा +2 में, किसमें चला जाएगा, +2 में। यहां मैग्नीज जाएगा +4 में, किसमें जाएगा, +4 में। और यहां, हाँ भी, और यहां जाएगा +6 में, किसमें जाएगा, +6। तो एक बार क्या 2 आ गई ऑक्सीकरण अवस्था, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया 6। क्या ऑक्सीकरण अवस्था आ गई। तो बताओ ए एन बी से याद रह जाएगा, 2 4 6। अम्लीय माध्यम में क्या बनेगा, Mn+2, उदासीन में MnO2, और क्षारीय में MnO4 माइनस। तो बताओ इसका एक रंग याद रखना, हल्का गुलाबी। क्या होता है, हल्का गुलाबी। बट एनसीईआरटी कभी कभी इसको रंगहीन भी कह रहा है। क्या कह रहा है, रंगहीन। अब सुनना, ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी झेलनी पड़ेगी। मेरे को बताओ, एक मैं सिंपल सी बात करूं, कोई ज्यादा ही पर्पल कलर है, ज्यादा ही पर्पल कलर है, मैं कह रहा हूं आपके वाले, अभी ये जो टी शर्ट पहन रखी है, इनका तो आपको मेरे को ब्लू कलर दिख रहा है, बट लास्ट वालों को ऑलमोस्ट ब्लैक दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ब्लैक। आप खुद ही देख ले आगे वाले लोग। तो ये वही वाली बात है कि पास में जाके देखोगे तब तो क्या दिखेगा, लाइट पिंक। क्या दिखेगा, लाइट पिंक। और दूर से देखोगे तो लाइट पिंक लगभग लगभग व्हाइट दिखेगा। क्या दिखेगा, व्हाइट। तो इसलिए व्हाइट को कह रहा है रंग है। ऐसे एक मैं पॉइंट लिखवाना भी भूल गया, जैसे KMnO4 का जो रंग लिखा था, बताओ KMnO4, बताओ वहां क्या लिखवाया मैंने, पर्पल, पर से पर्पल। एनसीईआरटी लिख रहा है लगभग काला। क्या लिख रहा है, लगभग काला। लिखो, हाँ KMnO4 में जहां रंग लिखवाया है, रंग लिखवाया अपन ने, पर्पल लिखा है, पर्पल के आगे लिख लो लगभग काला। एनसीईआरटी ये भी लिख रहा है, कभी पर्पल और कभी लगभग काला। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, हल्का गुलाबी दे दे तो भी सही है, और रंगहीन दे दे तो भी सही है। इसका नाम भी याद रखना, इसको कहते हैं पाइरोलुसाइड। और इसका रंग होता है भूरा। कैसा होता है, भूरा। और इसका तो रंग नाम सब जानते तुम या नहीं जानते, मैग्नेट या परमैग्नेट, मैग्नेट या परमैग्नेट, मैग्नेट। क्या ये मैग्नेट है, और मैग्नेट कैसा, हरा। कैसा होता है, हरा। तो ये पूछा था उसने। अब बताओ, उसने CUT वाले ने, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है, कोई मर्जी से नहीं बनाया। बताओ पहले तो ये बताओ, मैग्नेट या परमैग्नेट, मैग्नेट या परमैग्नेट, परमैग्नेट। रंग जानते हो उसका, पर से कैसा, पर्पल, पर से पर्पल। सही लिखा पर्पल।
सही है? सही नहीं लिखा है, सही है, सही मान। क्या पर्पल को अभी जस्ट मैंने लगभग काला भी लिखवाया अभी? अब मैं आपसे सब पूछ रहा हूं, पूछूंगा, रटना ही है, ठीक है? बताओ, जुगाड़ मैंने बता दिया। ए एंड बी का मतलब क्या है पहले बताओ? ए का मतलब एसिडिक, एन का मतलब न्यूट्रल, बी का मतलब बेसिक। जो उत्पाद बनेंगे उसमें मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्था क्या रहेगी? 2 4 6। क्या 2 आ गई? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 गए 6। क्या 2 4 6 आ गई? बताओ Mn+2 का रंग कैसा होगा? हल्का गुलाबी या लगभग रंगहीन। MnO2 का नाम क्या होता है? पायरोलुसाइड। क्या नाम है? पायरोलुसाइड। रंग कैसा? गोरा। और MnO4- का नाम क्या है? मैग्नेट। और रंग कैसा? हरा। अब थोड़ा सा पीएच स्केल का कुछ आइडिया है? बताओ, पीएच 7 है तो क्या होगा? 7 से कम, 7 से ज्यादा। तो बताओ इसके लिए क्या बोलो? पीएच 7 से ज्यादा या कम? बताओ, पीएच 7 से कम है और आपको मिल जाए मैग्नेट, सॉरी क्या मिल जाए? परमैग्नेट। उसको आपको पीएच 7 से कम रखा जाए तो ये बताओ, ये आपका जो पर्पल कलर है वो लगभग कैसा हो जाएगा? गुलाबी या कैसा हो जाए? रंगहीन। इसी परमैग्नेट को उदासीन माध्यम मतलब पीएच बराबर कितने पर रखो? 7, तो ये कैसा हो जाएगा? गोरा। पर्पल से कैसा हो जाएगा? गोरा। और अभी बताओ, इसको पीएच 7 से ज्यादा रखो तो बताओ ये कैसा? पर्पल किस में बदल जाएगा? हरा। क्या कहानी क्लियर है? तो बताओ यहीं पर मैं लिख दूं तो पहले तो बताओ ऐसा लिखो तो पहचान लोगे क्या? अगली स्लाइड देखना है। क्योंकि मैंने एग्जाम में ऐसा ही लिखा हुआ था, मैंने एग्जाम में ऐसे ही आया था, तो पहचान लोगे? बताओ पीएच 7 से कम या ज्यादा? ये पीएच बराबर 7, पीएच 7 से ज्यादा। तो बताओ ये क्या है? पीएच 7 से कम, पीएच 7 से कम। बताओ ये क्या है? पीएच 7। पीएच कितनी है? 7। और ये पीएच 7 से ज्यादा। तो क्या पिछले वाली वो स्लाइड पूरी याद हो गई या नहीं हुई? या एक बार दिखा दो भाई, देख लो एक बार जल्दी, फिर मैं आता हूं सब पूछने वाला और रट्टा मारा हुआ होना चाहिए। क्योंकि रंग तो पूछ लिए उसमें, रंग तो पूछ लिए, अब बारी है उत्पाद की। क्या बारी है? उत्पाद की। तो कर लोगे हैंडल? यस या नो? ऐसा करो, टाइम हो गया, कल रट के आ जाना, लिख लो अभी, ठीक है? कल आते इतनी मेहनत थोड़ी करूंगा।